हाँ, मतलब मेरा ये था कि जब मैं खाना खाती थी तो मैं उस समय सनसेट टीवी देखती थी। तो इसके बाद टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने राउंड्स लेने हैं। तो बीच में कभी-कभी जब आपको लगता है कि नहीं आज रेस्ट करना चाहिए तो यू शुड अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि नहीं एंड में रेस्ट करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। मैंने जो प्रिपरेशन की है वो मैंने सिर्फ यूपीएससी की है। मैंने पीसीएस का एक शब्द नहीं पढ़ा था कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा आज हमारे सामने गेस्ट हैं ऐश्वर्या दुबे मैम। तो आज मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे और मैम से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ा, एक एक करके छोटी छोटी मिस्टेक हर चीज़ों के बारे में कवर करेंगे ऐसे। और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई इसके बारे में बताइए। मेरा नाम ऐश्वर्या दुबे है, मैं आगरा से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट क्लेयर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा से की। उसके बाद मैंने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स किया कंप्यूटर साइंस से दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से। जी मैम, आपको ये कब से मतलब मोटिवेशन मिला कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है? थोड़ा सा पहले इंक्लिनेशन शुरुआत से था, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लिया वो पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया था। एक प्रोजेक्ट कर रही थी मैं विलेज चिल्ड्रन के साथ, तो मुझे लगा कि अपनी कंप्यूटर साइंस नॉलेज को मैं बेस्ट पॉसिबल वे में सिविल सर्विसेज के थ्रू यूज़ कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये शिफ्ट लिया। कब से मैम तैयारी कर रही हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की? मैंने 2019 से प्रिपरेशन शुरू की थी, जून से, तो मैं तब से कर रही हूँ। ये तैयारी में आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर मतलब सेल्फ स्टडी ही करके यहाँ तक पहुँची? इनिशियल गाइडेंस के लिए मैंने संकल्प आगरा ज्वाइन किया था, तो 5 to 6 मंथ्स मैंने वो किया था। उसके बाद कोरोना में वो बंद हो गया था, तो तब से फिर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी। अब तो मैम आपको टॉप ही कर दी है, टॉप 10 में जगह बना ली। कैसा लग रहा है सक्सेस पाने के बाद? अच्छा लग रहा है, लेकिन जो फाइनल सक्सेस अभी थोड़ी सी बाकी है। वैसे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे ये रिज़ल्ट, तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका मतलब गोल आईएएस का ही, यूपीएससी का ही था और इसे आपने भर दिया। अभी आपके पिताजी से बात हुई तो बोले कि इसे तो ऐसे ही भर दिए। हाँ, मतलब मैंने जो प्रिपरेशन की है वो मैंने सिर्फ यूपीएससी की है। मैंने पीसीएस का एक शब्द नहीं पढ़ा था, पर ये था कि मुझे पता चला सिलेबस बहुत सेम है और सारे स्टेजेस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर एक ऑल्टरनेटिव के रूप में मैंने इसे दिया था। हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सभी टॉपर्स को फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे यूपीएससी के साथ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आ गया है यूपीपीएससी 2024 और 69th बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच। यूज कीजिए कूपन कोड SDM 1000 और बैच पर पाइए एक्स्ट्रा 1000 रुपए का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी आपकी मतलब शुरुआत से एक तो आपका कोर क्लियर होने चाहिए। जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, रिवीजन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने राउंड्स लेने हैं, और उसे टाइम के हिसाब से फिक्स कर लो ताकि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप पैनिक ना हो और आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो क्वेश्चंस को करने का। आपका मैम ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा है? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। जी, सो मैम जैसे कि आपने बताया कि अभी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, जो प्रीलिम्स में आपने क्या क्या कंटेंट प्रेफर किया था उसके लिए बताइए। कंटेंट मेरा प्रीलिम्स और मेंस का बिल्कुल सेम था। जो एनसीईआरटीज़ थी वो मेरा कोर था। इसके अलावा जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी मैंने, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, और मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा पढ़ी थी, और बाकी मैंने एनसीईआरटीज़ ही मोस्टली रेफ़र करी थी। और इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल से करी थी, और इन्वायरमेंट का थोड़ा सा पोर्शन मैंने सुदर्शन गुर्जर से किया था। तो इसके अलावा मैंने सारी एनसीईआरटीज़ ही रेफ़र की थी। मैं आपने बताया कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी, तो एनसीईआरटी क्या 6 to 12 पढ़ी थी या फिर 11-12? नहीं, मैंने सिर्फ 11th and 12th पढ़ी थी एनसीईआरटीज़। पर वो एनसीईआरटीज़ जो हैं वो एक समरी की तरह होती हैं जिसकी आपको स्टोरी समझना ज़रूरी होता है। तो आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप समझो उस लाइन को। एनसीईआरटी आपने किस किस सब्जेक्ट की पढ़ी, या फिर ऑल सब्जेक्ट की पढ़ी, या फिर जनरल लोग जियोग्राफी की पढ़ते हैं केवल, तो आपने सभी पढ़े था? मैंने ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। तो मोस्टली मैंने ये 2 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। जी मैम, इस तैयारी में करते समय आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने के मिले, क्या क्या मतलब कठिनाइयाँ आई?
चैलेंजेस तो होते ही हैं क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ग्रूलिंग जर्नी होती है मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो आपके फिज़िकल चैलेंजेस भी आते हैं कि बैक पेन होने लगता है और हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। दूसरा मेंटल चैलेंज ये होता है कि आपको मोटिवेटेड रहना होता है इतने लंबे समय तक के लिए, प्लस आपकी लंबी सिटिंग्स होती हैं, उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और ये हर रोज़ आपको अपने आप से फाइट करनी पड़ती है कि नहीं आज और बैठेंगे, आज और बैठेंगे। तो चैलेंजेस तो होते हैं, सोशल प्रेशर, सारे जो पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर, सारे चैलेंजेस होते हैं, पर उनका सोल्यूशंस भी होते हैं। तो बस ये है कि आप सोल्यूशंस पे फोकस करो, चैलेंजेस ओवरकम हो जाते हैं। मैम इसमें करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्विस एग्जाम में, तो आपने इसके लिए रिसोर्सेज कैसे, क्या चीज़ें पढ़ा था और कोई मैगजीन पढ़ी थी, इसके बारे में बताइए। नहीं, मेरे को मंथली मैगजीन्स पढ़ना थोड़ा कम पसंद है, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, आप जो चाहें वो कर सकते हो। मेरा ये रहता था कि मैं रोज़ द हिंदू पढ़ती थी, उसके साथ मैं एक सिविल्स डेली करके ऐप था, उससे मैं अपने फाइनल नोट्स बनाती थी, और जो मेरे पर्सनल नोट्स थे करंट अफेयर्स के, मैंने उन्हीं को रेफ़र किया था। जी, आपने कोई न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा था इसके बारे में? द हिंदू पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर, हाँ डेली पढ़ा था। मैम मेंस के लिए आपने आफ्टर प्रीलिम्स का जो है कि मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? डेली कितने आंसर राइटिंग करते हैं? डेली का तो ऐसा नहीं था मेरा गोल, पर हाँ एक सब्जेक्ट एक कंप्लीट होता था तो उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2 या 3 पेपर ज़रूर लगाती थी। और आप जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं मेंस के, आप उनको लिख सकते हो। और तीसरा मेरा ये था कि मैं टॉपर्स की कॉपीज़ वाले क्वेश्चंस लिखती थी, तो मुझे एक आइडिया लगता था कि उन्होंने आंसर्स कैसे लिखे और मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, तो वो जो लेकुनाज होते हैं वो फुलफ़िल हो जाते हैं टॉपर्स की कॉपीज़ से। जी मैम, आपकी जो है इतनी टॉप 10 में जगह पाए, 9th रैंक है, और आई होप कि आप कुछ तो अलग लिखी होंगी लोगों से, तभी तो मतलब एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे मतलब अपने आंसर को इफेक्ट बनाती है, इफेक्टिव, ताकि एग्जामिनर देखे और कुछ तो अलग लोगों से लिखी होंगी, तो इसके मतलब कुछ कीज पॉइंट बताइए। एक्चुअली आपका बेस्ट आंसर तो नहीं होते, पर एवरेज आंसर्स भी काउंट करते हैं। तो उसके लिए मेरा जो फॉर्डर मटेरियल था वो मैंने सनसेट टीवी को लिया था, जैसे उसमें डिप्लोमेटिक डिस्पैच और पर्सपेक्टिव, ये 2 शोज़ मैंने फॉलो किए थे। तो इसमें मुझे कई सारे पॉइंट्स मिले थे आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। इसके अलावा मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच या फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच, इनको भी सुनती थी, तो इसमें से मुझे अगर कुछ वर्ड्स या कुछ वो मिल जाता है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बिम्स्टेक के बारे में कुछ कहा था कि इट्स अ ब्रिज ऑफ सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, डाइवर्सिटी, तो वो कोट मैंने लिख लिए थे एक कॉपी में, ताकि अगर बिम्स्टेक पे कोई क्वेश्चन आता है तो या तो मेरा ये इंट्रो होगा या कंक्लूजन होगा। तो ऐसे करके मैंने अपनी एक कॉपी बनाई थी जिसमें, और दूसरा मैंने न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स फाइंड किए थे कि अगर मुझे कोई एग्जाम्पल यूनिक मिल गया तो उसको मैं एक कॉपी में लिख लेती थी ताकि मैं फाइनल उसमें यूज़ कर सकूं। मैम डेली जो आपने सनसेट टीवी डेली देखती थी? हाँ, मतलब मेरा ये था कि जब मैं खाना खाती थी तो मैं उस समय सनसेट टीवी देखती थी, तो उससे वो मेरा कवर हो जाता था। जी मैम, इसमें मेंस में लिखते समय क्या एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि पेन काफ़ी रोल होता है क्या? आपने मतलब कौन पेन यूज किया था? और मतलब कोई बच्चे बॉल पेन यूज करते हैं, कोई जेल पेन, तो वो मतलब इसका भी कोई इफेक्ट रहता है? नहीं, आपको एक ऐसा पेन लेना चाहिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, और जब आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तब आप 2-3 पेन ट्राई करके देख सकते हो जो आपको कंफर्टेबल हो। कभी कभी कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जो उंगली में चुभने लगते हैं, लंबे समय तक निशान पड़ जाता है, तो वो आपको मेंस में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जो कंफर्टेबल हो, जिसको आप स्मूथली लिख सको उससे। मैंने जेल पेन रेफ़र किया था बॉल पेन के कंपैरिजन में, क्योंकि जेल पेन में एक फ़्लो आता है जो शायद बॉल पेन में पॉसिबल नहीं है, पर वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप बॉल पेन में कंफर्टेबल हो तो आपको बॉल पेन यूज़ करना चाहिए। मैम आपने मतलब दोनों पेन को यूज़ किया या फिर सिंगल, ब्लैक और ब्लू दोनों की, या फिर सिंगल? नहीं, एक ही ब्लू पेन यूज़ किया था। वहाँ पे बिल्कुल समय नहीं होता आपको पेन चेंज करने का, आप उठाने का टाइम नहीं होता, तो आई थिंक आपको एक ही पेन यूज़ करना चाहिए। मैम जैसे कि मेंस के एग्ज़ाम में जब होते हैं तो जनरली क्या होता है, बीच में 1 ही घंटे का टाइम मिलता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस चीज़ मतलब उस समय प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? अभी एक एग्ज़ाम देकर आए, तब दूसरा एग्ज़ाम देने को अगले शिफ्ट में, तो उस समय कैसे अपने आप को सारी चीज़ें एक ही बार में रिवाइज करते हैं और हैंडल उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं? आई थिंक मेंस का आपका ऑलमोस्ट पहले रिवीजन हो जाता है, और आपको मेरी तो यही थी कि मैं एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ती थी। बस मेरा जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने फॉर्डर पॉइंट्स जो बनाए थे अपने सनसेट टीवी से, या ये बस मैं इनको रिवाइज़ करती थी कि मुझे ये एग्जांपल्स कहीं ना कहीं लिखने हैं। बाकी जो कोर वाला था वो मैंने रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि वो आपको याद हो जाता है, और मेंस में ज़्यादातर आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो 1 घंटे का टाइम है मैं उसमें रिलैक्स करती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ लिया इधर या उधर, नहीं तो मैंने रिलैक्स ही किया है। मैम शॉर्ट नोट्स भी आप बनाती थी प्रीलिम्स और मेंस के लिए?
हाँ, शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने एनसीईआरटीज़ के नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पूरी ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसके आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन कुछ जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसके मैंने कोशिश की थी बनाने की कि मैं 1 पेज या 2 पेज में बना लूँ ताकि मुझे एंड में रिवीजन में आसानी हो। जी, इससे जो बुकें हैं अभी आपने बताया स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इनके आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? स्पेक्ट्रम के नहीं बनाए थे मैंने। स्पेक्ट्रम में मैंने बुक में ही अंडरलाइन कर लिया था, हाईलाइट कर लिया था। पॉलिटी का भी नहीं बनाया था क्योंकि पॉलिटी की भी बुक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाने जाओगे तो पूरी बुक छप जाती है। हाँ, लेकिन मैंने मृणाल के जो नोट्स पढ़े थे उसको मैंने ज़रूर 6-7 पेज में कर लिया था क्योंकि उसमें मोस्टली टॉपिक्स लिखे थे बस, तो क्विक रिवीजन के लिए मैंने उसको ज़रूर किया था। मैम, एक जनरली स्टूडेंट का डाउट रहता है, जैसे आपने बताया कि 2019 से तैयारी स्टार्टिंग की है और 3 साल के अंदर ये सिलेक्शन लेकर दिखा दिया, तो मतलब तैयारी को अपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था? पहला कदम आपका क्या रहा? डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन किए या फिर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए? तो आपका इस जर्नी में पहला कदम क्या रहा? कहाँ से स्टार्टिंग किए थे? मैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस और साइंस बैकग्राउंड से निकली थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, बस इतना पता था कि आईएएस एग्ज़ाम होता है। बाद में प्रिपरेशन में मुझे पता चला कि इतनी सारी सर्विसेज होती हैं, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो इनिशियली मेरे को कोचिंग ने थोड़ी हेल्प की थी ये इनिशियल गाइडेंस के लिए। फिर मुझे ये आइडिया लग गया था कि मुझे क्या क्या बुक्स पढ़नी है। कुछ टॉपर्स की वीडियोज़ मैंने कंसल्ट की थी, तो फाइनली मैंने अपना एक तैयार किया था कि मैं ये बुक्स पढ़ूंगी और मैं एंड तक उसी पे स्टिक करी। भले मुझे बाद में कुछ पता चला हो कि ये और एक्स्ट्रा है, पर मैंने उसको नहीं किया क्योंकि मेरे को लगता है कि एक ही बुक को 4 बार पढ़ना बेटर है एज़ कम्पेयर टू 4 बुक्स एक बार पढ़ना। मैम, जैसे आप एक स्टूडेंट का कभी कभी ऐसा होता है कि मैम कितने घंटे पढ़ती हैं ये भी पूछ लिया करें, तो आप कितने घंटे, अभी पढ़ाई तो आपकी चल ही रही है, कितने घंटे डेली पढ़ती हैं? मेरा एवरेज 10 आवर्स रहता था, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं नहीं, मेरा ये रहता था कि मैं 10 दिन पढ़ती थी और मैं 1 दिन ऑफ लेती थी जिसमें अपने आप को रिफ़्रेश करती थी या जो भी मुझे उस दिन करना है मैं वो करती थी ताकि मैं नेक्स्ट डे के लिए फिर से मोटिवेटेड रहूँ पढ़ने का। तो आई थिंक एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, लगातार आप नहीं पढ़ सकते हो। मैम, इसे आप पढ़ती हैं अभी भी, तो इसे क्या टारगेट लेकर पढ़ती कि नहीं हमें इतने घंटे में कंप्लीट करना है? जनरली स्टूडेंट क्या होता है 18 घंटे 20 घंटे टाइम टेबल बना लेते हैं और फॉलो नहीं करते या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो मतलब कैसे, या फिर वीकली आपका टारगेट रहता है, मंथली रहता है, आप कैसे पढ़ाई करते हैं? मेरे ख्याल से आवर्स मैटर नहीं करते, आपका सिलेबस कंप्लीट होना मैटर करता है। तो मेरा ये रहता था कि अगर मुझे 1 महीने में 1 बुक कंप्लीट करनी है तो मैं उसे फाइंड करती थी वीकली कितना होगा और फिर उसके हिसाब से मेरे डेली कितने चैप्टर्स होने चाहिए, तो वो चैप्टर्स मेरे कंप्लीट होने चाहिए। टाइम लिमिट मैटर नहीं करती है कितने समय में, अगर आपका जल्दी हो रहा है तो वेल एंड गुड। कभी कभी ये भी होता है किसी दिन आप नहीं पढ़ पाते हो तो उस दिन के चैप्टर्स आप फिर अगले दिन कंप्लीट कर लो ताकि जो आपका मंथली वाला टारगेट है वो कंप्लीट रहे, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। तो आई थिंक ये ऐसे करके आप ईयरली टारगेट्स और ब्रॉड स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो करते हो। जी मैम, क्या होता है कई बार कि पढ़ते पढ़ते जैसे हम डाइवर्ट हो जाते हैं या फिर हर समय तो पढ़ नहीं सकते, मशीन तो है नहीं, इंसान ही है, तो मतलब अपने आप को मतलब फिर रिलैक्सेशन करने के लिए कुछ स्टूडेंट सॉन्ग सुनते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, उससे आप कैसे मतलब क्या करती हैं या फिर कैसे अपने माइंड को फ्रेश करती हैं? मेरा ये रहता था कि मैंने जैसे बताया मैं 1 दिन ऑफ लेती थी, तो मेडिटेशन में रोज़ सुबह करती थी 10 या 5 मिनट, ताकि मैं अपने गोल्स डिसाइड कर सकूं कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। बाकी मैं जो डे ऑफ लेती थी उसमें मैं ज़्यादातर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, क्योंकि वो मुझे रिलैक्सिंग लगता था। तो जो आपके लिए जो भी रिलैक्सिंग हो आई थिंक आपको वो फॉलो करना चाहिए। इस तैयारी में मैम और कोई जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कोई यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई करती थी या फिर कोई साइट हो जो आपको लगता है कि बेस्ट है, हम इससे कुछ कंटेंट लिए थे, तो आप बता सकते हैं? मैंने एथिक्स के लिए जो GS4 का पार्ट है उसमें आपको कई सारे IAS ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स या इंडिया में जो अच्छा हो रहा है वो आपको लिखना होता है। तो उसके लिए एक द बेटर इंडिया करके वेबसाइट है जिसमें वो जो कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स जो इंडिया में लिए गए हैं उसके बारे में वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि कई बार एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि ऐसे राइटिंग के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, है ना, तो इसके लिए कैसे क्या? कंटेंट आई थिंक आपकी जो पढ़ाई होती है, कोर होता है, वही आपका कंटेंट होता है, बस आपको थोड़ा सा उसमें ऑर्नामेंटेशन करना पड़ता है। जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं या केस स्टडीज़ होती हैं तो वो आपको न्यूज़पेपर में देखना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था तो उसमें मैंने नेचरिज्म या रिलीजन का कोई टॉपिक आता है तो रिलीजन का कोई केस हुआ, या कास्ट सिस्टम में अभी एक राजस्थान में एक लड़के को मार दिया था तो वो कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया और रीसेंट एग्जाम्पल हो गया।
तो अगर कास्ट सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो एग्जाम्पल कोट कर लो, तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ती है एग्जाम्पल्स की पेपर वाइज मेंस में कॉपी करने के। बाकी कंटेंट आपका कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही होता है। IR के लिए आपने मतलब क्या चीज़ें पढ़ा था? IR के लिए सनसेट टीवी पे एक शो है डिप्लोमेटिक डिस्पैच, मैंने उसी को रेफ़र किया था। उसमें एक्चुअली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो अगर आप एपिसोड 1 से लेकर अब तक देखोगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ें आप उसमें से कवर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है मैम कि कोई भी मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है जो आपको आती है तो हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहें? आई थिंक जो मुझे मोटिवेट किया था वो था कि डोंट रेस्ट इन द मिडल, रेस्ट इन द एंड। तो बीच में कभी कभी जब आपको लगता है कि नहीं आज रेस्ट करना चाहिए, तो यू शुड अपने आप को रिमाइंड करना चाहिए कि नहीं, एंड में रेस्ट करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा।